आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा ही है आप लोगों से कि हम लोग पुराने क्वेश्चन लगातार करते रहेंगे, है ना। आज उसी संदर्भ में आपके सामने ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के मिक्सचर क्वेश्चन है, ठीक है। और ये है कि लगभग अभी का जो ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, ये इसमें लगभग आपके 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते, शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, ये है 2022 के क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। देखिए, क्या एक में दिया था कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे में दिया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरे में दिया था CH4 मतलब मीथेन, और चौथे में दिया था AR मतलब ऑर्गन, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पे जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन मीथेन ये तीनों जो गैस है, ये क्या करती है, जो आपकी अवरक्त किरणें हैं उनका सर्वाधिक अवशोषण करती है। इसलिए ये जो गैस है, इनको क्या कहा जाता है, हरित गृह गैस है। जबकि जो ऑर्गन है, ये किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, इसलिए इसको हरित गृह गैस में क्या नहीं किया जाता, ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित नहीं किया जाता, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस आपकी वे गैस है जो अवरक्त किरणों का सर्वाधिक क्या करती है, अवशोषण करती है। कौन कौन सी करेगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड करती है, नाइट्रस ऑक्साइड करती है, मीथेन करती है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको आप लाफिंग गैस भी कहते हैं वो करती है, मीथेन करती है, जलवाष्प जो है आपकी वो करती है, और जो फ्लोरिनेटेड गैस है, यानी कि एक तरीके से कहा जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली जो गैसें है, वो भी क्या करती है, प्रकाश का ज्यादा अवशोषण करती है, ठीक है। तो ये वाली जो गैसें है, ये हरित गृह गैस है। और ये क्वेश्चन ना जाने दसों बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक तरफ पहाड़ियां दी गई थी और एक तरफ उनकी अवस्थितियां पूछी गई थी। मतलब कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपसे 4 युग्म रखे गए थे और युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे किया गया था। तो आपका जो क्वेश्चन था, एक था आपका बटेश्वर पहाड़ी, जो कि कहां पर है, आपके भागलपुर बिहार में। अभी हम यहाँ पे सही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। बटेश्वर पहाड़ी कहां पर है, भागलपुर बिहार में। बिलारी जो पहाड़ी है वो कहां पर है, आपकी कर्नाटक में। चिन्ह जो श्रेणी है वो कहां पर है, आपकी मणिपुर में। और जो धोसी पहाड़ी है वो कहां पर है, आपकी महेंद्रगढ़ में, हरियाणा में, ठीक है। तो इसको क्या रखेंगे, थोड़ा सा ऐसे हल्का फुल्का याद रखना, ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलो अगला पूछा गया था, गंगा एक्शन प्लान जो 1985 में लाया गया था, उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका एकमात्र उद्देश्य था, जो गंगा नदी का जल है उसको क्या करना था, प्रदूषण मुक्त करना था, प्रदूषण रहित करना था, ठीक है। तो इसमें आपका सी वाला आंसर आ जाता, क्या आ जाता, जल के जो गंगा का जल है उसको क्या करना है, प्रदूषण रहित करना है। यही गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य था। इसके अलावा गंगा एक्शन प्लान के बाद 1993 में गंगा कार्य योजना लेकर आई गई, और इसमें यमुना, गोमती और दामोदर नदियों को भी क्या कर दिया, सम्मिलित कर दिया। किस लिए, प्रदूषण रहित करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा 1995 में फिर एक योजना बनाई गई, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ठीक है। इसका उद्देश्य लगभग सभी नदियों को क्या देना था, संरक्षण प्रदान करना था। तो याद रहेगा, यहाँ पर 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो गंगा एक्शन प्लान 1985 में आया, क्या उद्देश्य था, जल को प्रदूषण रहित करना। फिर आपसे पूछा जाए अगर कि गंगा कार्य योजना कब आई, तो 1993 में। देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है जो घूम फिर कर क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। अब एज इट इज रिपीट नहीं होंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर ये आपसे क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं, है ना। तो 1993 में गंगा कार्य योजना, इसका उद्देश्य यमुना, गोमती, दामोदर नदियों के जल को क्या करना था, प्रदूषण रहित। 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, कब, 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, जिसका लगभग सभी नदियों को क्या करना था, संरक्षण प्रदान करना था, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन था वो था, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ निम्न में से कौन सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन क्या रखे गए थे, ए में रखा था ऊन, बी में रखा था प्लास्टिक, सी में रखा था एल्यूमिनियम के जो भी बर्तन वगैरह कुछ है ना, और डी में क्या रखा था, कांच की बोतल। तो अब यहाँ पर जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, मतलब जैव निम्नीकरण पदार्थ कहने का अर्थ ये कि ऐसे पदार्थ जो पृथ्वी में क्या हो जाते हैं, यूज करने के बाद पुनः घुल मिल जाते हैं, या पृथ्वी में जो पदार्थ घुल मिल जाते हैं उनका सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या कर लिया जाता है, क्षरण कर दिया जाता है। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, निम्नीकरणीय पदार्थ, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। बाकी इसके अतिरिक्त प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, कांच की बोतल, कांच ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रदूषण में क्या नहीं हो पाते, जो
सॉरी, जो पृथ्वी में क्या नहीं हो पाते, घुल मिल नहीं पाते, तो इस प्रकार के पदार्थों को अनिम्नीकरण पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पर्यावरण का ये टॉपिक है, तो इसके लिए पर्यावरण का आपको अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें निम्नीकरणीय अनिम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में पढ़ाया जाता है हर टीचर के द्वारा। ठीक है, तो आप ध्यान दिए होंगे, तो ये आपसे सही हो गया होगा, है ना। तो इसमें क्या आता है आपका ऊन। ऊन क्या है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, ये पृथ्वी में घुल मिल जाते हैं, इनका क्षरण हो जाता है। ठीक है, अगला पूछा गया था एक क्वेश्चन, ये पूछा गया था कि भारत में जो डॉल्फिन डे है वो कब मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, भारत में डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और ये अभी मैंने कुछ दिन पहले ही अपने पर्यावरण की क्लास में बैच के बच्चों को बताया भी है। ठीक है, लास्ट ईयर भी बताया था, जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा उनका सही हो गया होगा। ठीक है, कब मनाया जाता है डॉल्फिन डे, 5 अक्टूबर को। अगला जो क्वेश्चन एक पूछा गया था, वो पूछा था सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है। तो इसका ऊपर ही ए वाला ऑप्शन था आपका, सीधा सा सिंपल सा, कोई ज्यादा इसमें दिमाग नहीं था। सोलर फोटोवोल्टिक सेल यानी सोलर फोटोवोल्टिक जो कोशिकाएं हैं, वही सोलर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सतत विकास लक्ष्य 2030 का निम्नलिखित में से उद्देश्य नहीं है। यही क्वेश्चन था। पहला क्या रखा था, शून्य भूख, दूसरा क्या रखा था, गुणवत्ता परक शिक्षा, सी में था लैंगिक समानता, और डी में क्या था, अंतरिक्ष अनुसंधान। और चूंकि मैंने पिछले वर्ष भी पूरे 17 सतत विकास लक्ष्यों की लिस्ट आप लोगों को दी थी, अगर उसको आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे क्या नहीं हुआ होगा, गलत नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसमें क्या था, डी, सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य अंतरिक्ष अनुसंधान करना नहीं है, बाकी इसके अतिरिक्त ये तीनों करना है। ठीक है, याद रखिएगा, इससे लास्ट ईयर मतलब 2021 में भी सतत विकास लक्ष्य से क्वेश्चन आए, तो आपको सतत विकास लक्ष्य 17 के 17 लाइन टू लाइन, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में क्या क्या दिया है, ऐसे पूरे एज इट इज याद होने चाहिए, चाहे कैसे भी याद करो, उसको रट डालो। ठीक है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, 2 वर्षों से लगातार रिपीट हो रहे हैं। सतत विकास जो आपके लक्ष्य है, इसको 2012 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसको रियो शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, इसके 20 वर्षों बाद, जिसको रियो +20 कहा जाता है, वहां पे सतत विकास लक्ष्यों को क्या किया गया था, प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, ये 2030 एजेंडा के नाम से, और इसमें 17 लक्ष्य और 169 प्रायोजन प्रस्तावित किए गए थे। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 17 सतत विकास लक्ष्यों को रट डालना है। ठीक है, रट डालना है, 1 में क्या है, 2 में क्या है, ऐसे कर करके पूरा याद कर लेना है। इंपॉर्टेंट है, 2 वर्षों से लगातार क्वेश्चन आ रहे, और परिस्थितियां ऐसी है देशों की, विदेशों की या राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कि यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी है, और इस वर्ष भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला है आपका, अगला पूछा गया था, सर्वाधिक ज्वरीय शक्ति के उत्पादक क्षेत्र कौन सा है भारत में। क्या था, एक केरल तट दिया था, दूसरा मन्नार तट दिया था, तीसरा खंबात तट दिया था, और चौथा उत्तरी सरकार तट। चूंकि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और मैंने आपको उसमें भी बताया है कि सर्वाधिक ज्वरीय उत्पादन हमारे यहाँ खंबात के तट पर होता है, और सर्वाधिक संभावना भी यहाँ है, लेकिन इसके अतिरिक्त ये तीनों जो क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें भी ज्वरीय शक्ति को उत्पादन करने की संभावनाएं हैं, लेकिन खंबात तट की अपेक्षा कम है। तो है चारों ही सही, लेकिन सर्वाधिक चूंकि पूछा गया है, तो आपका क्या आता, खंबात तट आता। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया था, प्रकाश रासायनिक धुंध में मतलब कौन सा मुख्य तत्व शामिल है। प्रकाश रासायनिक धुंध में कौन सा तत्व आता है। तो जो प्रकाश रासायनिक धुंध है, ये ध्रुव कोहरा जिसको कहते हैं, जो आप देखते होंगे बड़े बड़े शहरों के ऊपर ठंड के मौसम में जो धुंध छाई रहती है, जो बदली छाई रहती है, ये उसका एक कारण है। क्यों, क्योंकि इसके जो एरोसोल्स है, जो कण है, वो सूर्य के प्रकाश को धरातल पर आने से क्या करते हैं, रोकते हैं। अब इसमें कौन कौन से अवयव या कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, तो इसमें शामिल होता है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। क्या शामिल होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो हम जीवाश्म ईंधन उद्योगों में जो कारखानों के धुआं से, जीवाश्म ईंधनों के
दहन से और जो आपके प्राकृतिक रूप से देखिए वाष्पशील कार्बनिक यौगिक मतलब VOC ये सब जा करके आपके वायुमंडल में जमा हो जाते हैं और उसी की वजह से और प्रकाश के साथ ये क्रिया करते हैं और उसी की वजह से ये धुंध कोहरा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसमें कौन कौन से अवयव शामिल होते हैं? एक होता है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक होता है आपका वाष्पशील कार्बनिक वाष्पशील यौगिक जिसको VOC के नाम से आप जानते हैं, एक होती है ओजोन, ओजोन ही था ऑप्शन में, तो बाकी और कुछ नहीं था, ओजोन था, बाकी ये तीनों नहीं थे, ओजोन ऑप्शन में था। तो इसमें टिक क्या करना था आपको? ओजोन करना था। आई थिंक C नंबर पे था शायद, है ना। और इसके अलावा इसमें और क्या, प्रकाश रासायनिक धुंध कोहरे में क्या देख लिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड शामिल है, दूसरा VOC शामिल है, तीसरा ओजोन शामिल था, यही ऑप्शन में रखा गया था, और चौथा पेन जिसको पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट कहा जाता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और प्रकाश की क्रिया यानी वायुमंडल में क्रिया करने से ये किसका निर्माण करता है? पेन का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसी वजह से आपकी क्या होती है, प्रकाश रासायनिक धुंध कोहरे का क्या हो जाता है, निर्माण। तो इनमें ये तीन ऑप्शन में नहीं थे, लेकिन क्या ऑप्शन में था, ओजोन। और ये भी जो क्वेश्चन है घूम फिर के आते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अगला पूछा था, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक है? तो एक कार्बन डाइऑक्साइड था, है ना, और एक और था आपकी और कोई होगी और कोई गैस होगी। चारों ऑप्शन मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो शनि ग्रह इसमें सर्वाधिक, चूंकि वहां पे अमोनिया नहीं था, ठीक है, मीथेन था ऑप्शन में, है ना, तो वहां पे अपने को मीथेन टिक करना था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपकी शनि ग्रह है इसमें मीथेन के अतिरिक्त अमोनिया भी होता है, अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन और हीलियम कम मात्रा में होते हैं, लेकिन मीथेन और अमोनिया शनि में अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका आंसर था मीथेन, और ये मैंने क्लास में भी पढ़ाते हुए हाईलाइट करवाई है चीजें। ठीक है, जो ग्रह है, जो सोलर सिस्टम है आपका, उसमें आप जरूर देख के जाएंगे किसमें कौन सी गैसों की अधिकता है। ठीक है, और उन गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आप देख के जाएंगे। जैसे अरुण वरुण में भी आपको मीथेन सर्वाधिक मात्रा में मिलेगी, इस कारण उनका रंग आपको कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा देखने पर। ठीक है, तो ये सब चीजें जो बताई जाती है क्लास में या बताई गई है, उन पे आप क्या रखेंगे, ज्यादा ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा अगर आपने क्लासेस नहीं की है, आपके पास जो भी सोर्स है उसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाएंगे इन क्षेत्रों पर, जिन क्षेत्रों से लगातार हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। अगला है आपका, पूछा गया था निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी का एज इट इज उठा करके क्या किया गया था, रखा गया था। ये यूपीएससी का क्वेश्चन था 1998 में यूपीएससी का क्वेश्चन था और एज इट इज उठा के रखा गया था। 98 में नहीं पूछा था, है ना, एज इट इज उठा के रखा गया था। और आरओ में भी इसको एक बार क्या किया गया है, पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। पहला ही गलत हो जाता है हमारा ऑप्शन, क्योंकि ये छठा नहीं 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इसके अलावा संसार का जो 2.4% जो भूभाग है, क्या वो भारत में समाहित है? ये आपका बिल्कुल सही था कि हाँ, संसार का जितना भी क्षेत्रफल है उसमें 2.4% भूभाग किसके पास है, भारत के पास है। तो आपका दूसरा नंबर का सही था। तीसरा क्या पूछा गया था, कर्क रेखा क्या भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? बिल्कुल, आप देखेंगे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और भारत को क्या कर रही है, बराबर तरीके से 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, कर्क रेखा। तो हमारा दूसरा भी सही था, तीसरा भी सही था। अब चौथा क्या पूछा इसने, भारत पूरी तरह से क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है? नहीं, ये भी क्या हो जाता है आपका गलत, क्योंकि भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री के ऊपर का जो भाग है वो किस में आता है, उपोष्ण कटिबंध में। और उसके ऊपर चले जाएंगे हमारे हिमालय वाले क्षेत्र, तो वो किस में आ जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में। तो कुल मिला के हम देखें तो हमारा भारत किसमें है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में विस्तारित है। तो अकेले उष्ण कटिबंधीय नहीं है, उष्ण और उपोष्ण दोनों हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, गलत। तो इसमें उत्तर आपका क्या सही था, 2 और 3 ही आपके क्या थे, सही थे। तो ये क्वेश्चन देखो घूम फिर के यहाँ वहां से रिपीट हो ही जाते हैं, है ना। तो अभी भी संभावना है कि इनमें से कोई लाइन उठा करके सिंगल वे में पूछ ले, है ना। तो इस चीजों को आप क्या रख के जाएंगे, याद रख के जाएंगे। ठीक है, अगला पूछा गया था कथन कारण के तौर पर विश्व में चिली तांबे का, कथन ए था विश्व में चिली तांबे का क्या है, प्रमुख उत्पादक है। पहला कथन ये।
कारण उसने आर दिया था कि प्रमुख उत्पादक है। अब इसका कारण क्या उसने बताया कि उत्तरी चिली का एंडी क्षेत्र पोर्फरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। देखो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, सबसे पहले कारण पढ़ा करो। उत्तरी चिली का एंड, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, अब नहीं समझ में आ रहा है कि क्या इसमें आंसर होना चाहिए तो क्या करोगे, सबसे पहले कारण पढ़ा करो कि उत्तरी चिली का एंडी क्षेत्र तांबे के विशालतम निक्षेप से संपन्न है, इसीलिए विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। आई बात समझ में, इसलिए विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। स्वाभाविक तौर पर ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी इसकी क्या हो जा रही है, सही हो जा रही है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इसलिए या क्योंकि लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो 99% आपसे ये वाले क्वेश्चन क्या होंगे, सही ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका आयोग ने क्या उत्तर माना, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। लेकिन यही एज इट इज क्वेश्चन यूपीएससी में वर्ष 1998 में क्या किया गया था, पूछा गया था और आयोग ने, यूपीएससी आयोग ने, संघ लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर क्या माना था कि ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्या माना, ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही है। देखा जाए तो यूपी पीसीएस ने जो माना है वो बात कहीं ना कहीं सही ही फिट होती है। ठीक है, चलो अगला है, पूछा गया था अगला भी कथन कारण के तौर पर, क्या पूछा था, कथन लिम्नोटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिक वृद्धि करते हैं। ठीक है, क्या था कथन, लिम्नोटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिक वृद्धि करते हैं और इसका कारण दिया था लिम्नोटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। देखो किसी भी पादप प्लवक यानी समुद्र, जलीय भाग, तालाब के, समुद्र के, झील के किसी भी जलीय भाग में जो पादप प्लवक जिसको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, इनकी वृद्धि यानी जो जलीय पादप होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, पादप प्लवक या फाइटोप्लैंक्टन। अभी जो जलीय पादप है इनको जैसे स्थलीय पादपों को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए, वैसे ही जलीय पादपों को भी प्रकाश की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए। अब ये बोल रहा है कि जो लिम्नोटिक क्षेत्र, बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, झील के जो मंडल डिवाइड किए जाते हैं, किए गए हैं, उसके आधार पर ये पूछा गया है। ये आपके इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मैंने बकायदा पूरा फ्रेम बताया है, हालांकि अब यहाँ पर इतना समय नहीं है कि मैं इसकी पूरी डिटेलिंग आपको बताऊं, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा लिम्नोटिक क्षेत्र जो आपके झील का दूसरे नंबर का, जहां पे प्रकाश विसरित होकर पहुंचता है, मतलब जहां पर प्रकाश विसरण के माध्यम से पहुंचता है, उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, लिम्नोटिक क्षेत्र। ये जो लिम्नोटिक क्षेत्र होता है यहाँ पर पादप प्लवक पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये खुला क्षेत्र है और खुला क्षेत्र अर्थात प्रकाश की यहाँ पर उपलब्धता है, इसलिए यहाँ पर पादप प्लवक क्या कर जाते हैं, वृद्धि कर जाते हैं। ये झील के संदर्भ में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ए और आर दोनों सही थे और आर इसकी सही क्या करता था, व्याख्या करता था। अगला पूछा गया था प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव। देखो प्राकृतिक गैस के अवयव है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, है ना, ये सब इसके अवयव है। लेकिन जो प्रमुख अवयव आपसे पूछा गया था वो क्या है, इसका मीथेन है। ठीक है, तो ऑप्शन में मीथेन भी था, इथेन भी था, आई थिंक प्रोपेन भी था, ब्यूटेन नहीं, ब्यूटेन भी था, इथेन भी था और मीथेन भी था, लेकिन मुख्य अवयव चूंकि पूछा गया तो वो क्या था, आपका मीथेन था। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, इस टाइप के दो क्वेश्चन आए थे, दोनों का आंसर क्या था, आपका मीथेन ही था, है ना। तो यहाँ पर दो का एक ही अपन ने कर लिया, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का जो भी है और कुछ क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने आऊंगी, तो आप लगातार इन वीडियो को देखते रहे। आपको पसंद आता है तो लाइक भी करें और कुछ कमेंट भी कर दिया करें, मतलब अच्छा है नहीं है कैसा भी, एक बार रिव्यू तो पता चले, उस हिसाब से आगे और स्ट्रेटजी बनाई जाए, कुछ नए प्लान बनाए जाए, है ना। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कुछ बताएं, या कुछ और इसमें सुधार करना है, या आप लोगों की कोई और मंशा है तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, बाकी का हम कब करेंगे, कल की कक्षा में।